जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को क्लास शुरू करनी है भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का आधुनिक इतिहास केवल भारत का ही पढ़ना है हमें। तो भारत का आधुनिक इतिहास अब आपको दिमाग में रखना है कि भारत का जो आधुनिक इतिहास आप पढ़ेंगे तो भारत का आधुनिक इतिहास में डायरेक्ट हम एंट्री नहीं मारेंगे। पहली बात तो कि एक हम पढ़ेंगे तो पहले से थोड़ा सा यूरोप के मध्यकाल का और अपने थोड़े मध्यकाल का एक बेसिक परिचय लेंगे। लेकिन आज ऑलरेडी क्लास लेट हो चुकी है तो भारत के आधुनिक इतिहास का हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आज इसको बोलेंगे हम लोग लेक्चर, कोडिंग इसका करेंगे हम लोग लेक्चर 00। लेक्चर 00 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि क्लास मेरे पढ़ाने से आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं करोगे और नहीं कोई और दुनिया का कोई भी टीचर हो बोल दे कि मैं पढ़ा दूंगा और आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। शायद ही कोई भी एक समझदार और अनुभवी टीचर आपसे ये बोलेगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। बेटा एग्ज़ाम तो आपको ही क्रैक करना है। देखो चैटिंग वगैरह रोक लो, आज थोड़ी सी ट्रेन लेट है अपनी, तो मस्ती मजाक के मूड में नहीं, थोड़ा क्लास को देखते हैं। तो आज लेक्चर 00 है हमारा। अनुज भाई आप चैटिंग बंद कर दो, नहीं तो मैं आपको बंद कर दूंगा। अभी चैटिंग थोड़ा रुको। देखो चैटिंग का सिर्फ मतलब इतना है कि अगर आपको कोई डाउट बनेगा तो चैट करो, अगर मैं नहीं देख पाया किसी कारणवश तो आप फिर भोंपू बजा दिया करो, वो समझ में आ जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा क्लास को सुनो। लेक्चर 00 जो है, इस लेक्चर में हम लोग, अभी मैं क्या बता रहा था कि मेरे पढ़ाने से या किसी की पढ़ाने से एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। एग्जाम क्रैक तो आपको खुद के बल पे ही करना पड़ेगा। तो फिर एज अ टीचर मेरा काम क्या है? मुझे क्यों पैसा दिए हो? मुझे इसलिए पैसा दिए हो कि मैं आपको एक तरीका सिखाऊं कि पढ़ना कैसे है। आप 12th तक, BA तक, BSc तक, MSc कर लिए हो, इंजीनियरिंग कर लिए हो, लेकिन पढ़ने का तरीका सीखे ही नहीं हो, सोचना नहीं सीखे हैं हम। और वही सोचने का तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। बाकी कुछ लोग नाराज हो रहे हैं कि भाई फिर लिखवाएंगे नहीं, क्या लग रहा है कि इसमें? अरे लिखवाएंगे इसमें भी, बस हद को पार नहीं करेंगे, ठीक है ना? समझना है फिर लिखना है। तो आज का लेक्चर बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आपको तो, आपके लिए तो फायदेमंद है ये, इसके बिना आप इतिहास पढ़ ही नहीं पाओगे। इतिहास क्या कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा टॉपिक है। और दूसरा, आपके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी काम का होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि एप्लीकेशन पे क्लास चल रही है तो उनको तो दिखा नहीं पाओगे। उनको तब दिखा पाओगे जब आप घर पे जाओगे और रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो उनको दिखा पाओगे। या फिर उनका एक तरीका यह है कि मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पर डाल दूं तो आप यूट्यूब के माध्यम से लोग देख सकते हैं, देखेंगे। अब यूट्यूब पे डालने के लिए यार थोड़ी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है ऊपर से, उसमें समय निकल नहीं पाता है, तो बड़ा मुश्किल से यूट्यूब पे वीडियो डालना पड़ता है। वो एडिटिंग वाला काम, एप्लीकेशन वाला तो ज्यों का त्यों ऐसे के ऐसे ही क्या होता है, सेव हो जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसमें थोड़ा एडिट वगैरह करके डालना पड़ता है, कंप्रेस करके, नहीं तो फिर वो यूट्यूब पे बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। चलो लेक्चर नंबर 0 में हम क्या पढ़ेंगे समझो। पहले तो देख लो कि पढ़ेंगे क्या हम, सुन के ही आपको समझ में आएगा कि हाँ पढ़ने लायक चीज़ है। आप अक्सर देखते हो कि किताब हम पढ़ते हैं उसमें आता है क्या, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व 6ठी क्लास की किताब, क्या उसके पहले की किताब भी देखोगे ईसा पूर्व। फिर देखोगे शब्द आ जाता है ईसवी सन। ईसवी सन बोल देते हैं, कई बार सदी बोल देते हैं, तो सदी तो खैर अलग है। ईसवी सन कई बार आप देखोगे बोलते हैं लोग अलग अलग नामों से। कुछ लोग बोलते हैं AD, कुछ लोग बोलते हैं BC, कुछ लोग बोलते हैं BCE,
कुछ लोग बोलते हैं सीई, कुछ लोग बोलते हैं, आगे देखोगे तो यही चीज कहीं कहीं मिलता है क्या, बीपी। बीपी वो धड़कन वाली नहीं, ठीक है ना, बीपी। और कुछ लोग बोल देते हैं क्या, केवल पी बोलते हैं, प्रेजेंट एरा, पीई बोल देते हैं, प्रेजेंट एरा। अब देखो भूगोल में एरा का मतलब अलग हो जाता है, यहाँ पे तो हम एरा का मतलब समय से ही लेंगे। तो ये शब्द जरूर सुने होंगे आप लोग, ईसा पूर्व, ईसवी, एडी, बीसी, बीसीई, सीई, बीपी, प्रेजेंट एरा, ऐसे शब्द बहुत सुने होंगे। और थोड़े से समझ लो, कई बार आप सुनते होंगे औद्योगिक काल। अब देखो इतिहास में तो औद्योगिकरण बहुत बार हुआ है, नगरीकरण बहुत बार हुआ होगा, लेकिन हम जो वर्तमान की बात करें तो औद्योगिक काल, कुछ लोग बोल देते हैं कि औद्योगिक काल के बाद से पर्यावरण में बड़ा परिवर्तन आ गया है, जनसंख्या में बड़ा परिवर्तन आ गया है, ऐसा सुने होंगे। तो औद्योगिक काल, औद्योगिक पूर्व औद्योगिक काल, पूर्व औद्योगिक काल। अब ये सब क्या है, पूर्व औद्योगिक काल, ये सब शब्द क्या हैं, इन शब्दों का मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है। और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इंडियन पद्धति में अगर हम चले तो हम देखते हैं कि जब भी कोई कैलेंडर खरीद के हम घर पे लेके आते हैं, अक्सर आप लाला राम स्वरूप वाला कैलेंडर लेके आते हो, मम्मी पापा तो खरीद ही लेते हैं, देखते रहते हैं कि ये महीना हमारा कैसा चलेगा, पिछला महीना बीता है वो सही लिखा था क्या उसमें, और वो लिखते इतने ढंग से हैं कि कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाता है। यात्रा आपकी लिखी हुई तो कहीं यात्रा चल ही जाता है महीने दिन में व्यक्ति। तो आप सुनते हो विक्रमी संमत, विक्रमी संमत या विक्रम संमत के बारे में, ऐसे ही आप सुनते हो शक संमत के बारे में, शक संमत के बारे में सुनते हो। तो आखिर में ये सब हैं क्या, और बहुत कुछ हैं। हम लोग उतनी बात करेंगे जो हमें अपने सिलेबस में बार बार सुनने को मिलेगा, और जैसे ही हम थोड़ा हिंदी पढ़ना शुरू कर लेते हैं, कहानियाँ भी पढ़ते हैं, तो ये शब्द से हमको बार बार रूबरू होना पड़ता है। लेकिन एक बार भी जाके हम सोचते नहीं हैं कि यार इन शब्दों का मतलब क्या है, ये शब्द हैं क्या, लिखे जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। और ऐसा मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों से पूछूंगा तो पहले ही बोलोगे कि यार ऑफलाइन में तो जीने नहीं देते हो, ऑनलाइन में भी वही बात है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है अब से पहले जितने भी क्लासेस में मैंने पूछा ऑफलाइन, जिससे भी पूछा, सब कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं, क्लियर ही नहीं है। गलती आपकी नहीं है, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि गलती आपकी है, गलती आपके दिमाग की है। अरे बात तो गलती दिमाग की है कि आपने दिमाग को वैसा बना दिया है कि वो सोच ही नहीं पाया। और थोड़ा सा गलती आपको जो गाइड किए हैं उनको भी होना, उनका भी माना जाएगा, क्योंकि वो क्यों नहीं आपको बोले कि चलो भैया सोच लो एक बार कि ईस्वी क्या होता है। अब एडी का तो मैं बहुत बार देखता हूं कि एडी का जो फुल फॉर्म है, यही कितने लोग बोलते हैं आफ्टर डेथ। बहुत से बच्चों से मैंने पूछा है, आफ्टर डेथ बोलते हैं कि आफ्टर डेथ इसका क्या है, फुल फॉर्म है। जो 100% बोलूं कि 1000% गलत है, 1000% गलत है आफ्टर डेथ। तो इन शब्दों से फेमिलियर हुए बिना, इन शब्दों से रूबरू हुए बिना कैसे आप इतिहास पढ़ पाओगे, यह संभव नहीं है। तो इतिहास तो मैं एक अलग बात बोल रहा हूं, आप न एनवायरनमेंट पढ़ पाओगे, न भूगोल पढ़ पाओगे, न आर्ट एंड कल्चर पढ़ पाओगे, और न ही विज्ञान पढ़ पाओगे। विज्ञान में भी जाओगे तो ये सब तो सुनने को मिलेगा ही। तो इतना सतही लेवल की चीज़ है, डीप नहीं, टॉप लेवल का नहीं है, समझ रहे हैं ना, टॉप लेवल का नहीं है, डीप नहीं है। हमारी एक मानसिकता बन गई है कि जो चीज़ हमको नहीं आती है उसको हम बोल देते हैं कि बड़ा डीप है यार, इसको नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो इसको। डीप नहीं, एकदम सतही है। इसलिए बता रहा हूं कि आप कितने बार सुने होंगे इन शब्दों को। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं शब्दों के बारे में समझेंगे। अब कई लोग, जैसे एक और बहुत से सम्मत है, जैसे हिजरी सम्मत है। अब ये सम्मत क्या है, हम इतना हमें डिटेलिंग करना नहीं है। हिजरी सम्मत ये इस्लाम धर्म में चलता है। हिजरी सम्मत आप गाना सुने होंगे, वो लंबी जुदाई वाला, उसमें हिजरी शब्द का प्रयोग करती है नायिका गाना गाते समय।
तो हिजरी सम्मत, ऐसे ही सिख में जो सिख धर्म है उसमें आप देखोगे नानक शाही कैलेंडर चलता है, नानक शाही सम्मत चलता है। तो ऐसे बहुत से सम्मत हैं, हमें सबके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करना है, इनका आपको बहुत नहीं सुनना पड़ेगा इनको। हाँ नहीं, आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल लेवल पे हमको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं सुनना पड़ता है। और अगर ये बातें पता है तो ये ऑटोमेटिक आइडिया हम लगा लेते हैं, हमको एकदम एग्जैक्ट डेट और सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आइडिया तो हम लगा ही लेते हैं कि इसका मतलब है क्या। तो हम विक्रमी सम्मत, शक सम्मत पे विशेष बात करेंगे और बाकी इन शब्दों के बारे में समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पहले आज का एजेंडा समझ में आ गया। लगभग 8-10 मिनट की क्लास हो गई है, 10 मिनट की, सिर्फ एजेंडा आपको बताने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है। इस क्लास को समझे बिना आप हिस्ट्री में एंट्री कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में एंट्री कर रहे हो तो दिक्कत है। मैं तो डेमो क्लास में, ऑफलाइन क्लास जो डेमो क्लास होती हैं उनमें सबसे पहले प्रयास, इसमें से कुछ 2-4 चीज़ें तो बता ही देता हूं पहले ही, क्योंकि जब भी कोई चीज़ शुरू होगा उसमें इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो चलिए अब क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर ये वाली बात आपने ऐसे ही बना लिया हो तो एक कमेंट कर दीजिए, कोई भी, वैसे तो बना ही लिए होंगे आप, या फिर भोंपू बजा दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ूं। तो आप हैंड रेज करो, ठीक है, एक हैंड रेज, 2 हैंड रेज ही काफ़ी हैं। अब आप लोग इतना मत भोंपू बजा दो कि फिर मेरा दिमाग बजने लगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, हमें इस पर पीएचडी नहीं करना है, बस समझ लेनी है बात कि यह है क्या। चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए क्या है, एक्चुअली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, ईसा पूर्व। हम लोग पहले 2 चीज़ों की बात कर लेंगे, किसकी, ईसा पूर्व और ईसवी की। इन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ईसा पूर्व और ईसवी की। ईसवी सन बोल लो आप या ईसवी बोलो, इनकी हम बात करेंगे। ईसा पूर्व क्या है, ऐसा माना जाता है लेकिन एग्जैक्ट है नहीं, क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़े ही होंगे। आप तो, हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं कि 1 AD है उसमें ईसा मसीह जी का, या जो क्राइस्ट जीसस हैं उनका जन्म हुआ था, ऐसा कुछ है नहीं। आप देखेंगे कहीं 6 BC बताता है उनका जन्म, कहीं पर 4 BC बताता है, श्योरिटी तो है नहीं। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि क्रिश्चियन लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है, और जाहिर सी बात है कि आधुनिक काल में वर्चस्व उनका ही रहा। तो जिसके पास सत्ता है, इतिहास वही लिखता है, वही चीज़ें बनाता है, इसलिए सत्ता बनानी अपनी ज़रूरी है, शक्ति अपनी बढ़ानी ज़रूरी है। जिसके पास शक्ति है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है, ये आपको पता है। तो क्रिश्चियन लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए ये क्या है, ईसवी सन, यहाँ पे हम जीसस को ले लेते हैं। जीसस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिनको ईसा मसीह हम बोलते हैं। ईसा मसीह जो प्रवर्तक हैं क्रिश्चियन धर्म के, ईसा मसीह, इनका जन्म जब हो जाएगा, तो उनके जन्म के बाद लोग खुश होकर, प्रफुल्लित होकर बोलेंगे कि अब क्या आ गया है, एन्नो डोमिनी आ गया है, एन्नो डोमिनी। और एन्नो डोमिनी का मतलब होता क्या है, द ईयर ऑफ गॉड, द ईयर ऑफ गॉड, भगवान का वर्ष, भगवान का वर्ष। मैं बार बार आपको ये चीज़ फिर से बोल रहा हूं कि इस समय जो यहाँ पे 1 AD आएगा, 1 AD में जन्म नहीं हुआ है उनका। जन्म तो आप देखोगे कहीं 6 BC, कहीं 4 BC, और जाहिर सी बात है इतिहास है तो इसमें एग्जैक्ट प्रमाण न मिल पाने के कारण कई जगहों पे आप देखोगे डेट में थोड़ा कमी ज़्यादा दिखाई देता है। तो जब उनका, ऐसा माना जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उसको बोला गया कि वो एन्नो डोमिनी है, द ईयर ऑफ गॉड है। और वहाँ से शुरू हुआ क्या, 1 AD, वहाँ से शुरू हो गया क्या,
1 AD, या वहां से शुरू हो गया क्या, ईसवी सन। और ईसवी सन 0 से नहीं शुरू होता है, ईसवी सन शुरू होता है किससे, 1 से। बड़ा मजेदार चीज है कि 0 बीच में आया ही नहीं। अब इससे पहले जो कुछ भी था, इससे पहले जो कुछ भी, अब देखो मैं यहां पे जनरल तरीके से आपको समझा रहा हूं। तो इसके पहले जो भी ब्रह्मांड बना, आप भूगोल में पढ़े हो कि 3.5, 3.8 कहीं लिखते हैं, कहीं 4 बिलियन वर्ष पहले बोलते हैं। उसके बाद फिर बहुत बाद में, उसके बाद आपको पता है कि ग्रह बने, बाकी सारी चीजें बनी, हमारी पृथ्वी गर्म थी, उसके बाद किस तरीके से वायुमंडल बना, फिर किस तरीके से सूक्ष्म जीव आए, नीलहरित शैवाल वगैरह, ग्रीन एल्गी जो आपको एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है, फिर कैसे कैसे जीवन का उद्विकास हुआ। अंततः बंदरों से, कपी से बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे होमो इरेक्टस और पता नहीं क्या क्या इस तरीके से बनते बनते अंततः आके होमो सेपियंस में आए। और होमो सेपियंस में आने के बाद बहुत बाद में हमने क्या किया, अपनी बस्ती बसाना, कृषि क्रांति हुई, ये सब प्राचीन इतिहास में पढ़ा जाता है। तो उस समय का, इसके पहले का जो कुछ भी काल था उसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं, क्योंकि उस समय जीसस नहीं थे, उनका जन्म नहीं था, तो ईसा पूर्व। अब बड़ा मजेदार बात है कि ईसा पूर्व चलता कैसे है। तो ईसा पूर्व में देखो 356, जैसे 357 अगर मैं ईसा पूर्व लिख रहा हूं, और फिर कहीं लिख रहा हूं मैं क्या, 350 ईसा पूर्व, तो बड़ा मजेदार चीज है इसमें कि 357 ईसा पूर्व पहले आया था, उल्टा चलता है ये पहले आया। 357 के बाद क्या आया, 356, फिर 355, 354। अब हिंदी में देख लीजिए, आप लोग 54 बोलते हैं, कुछ लोग तो 54 जो भी हो, फिर ऐसे करके 350, ये घटते घटते ऐसे आया 300 पे, फिर 250 आया होगा, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। फिर ऐसे ही नीचे आकर ये 150 हुआ होगा, ऐसे ही 90 हुआ होगा, ऐसे ही 10 हुआ होगा। लेकिन मैंने ये नहीं अब तक, जो अब तक मैंने स्टडी किया, 00 मैंने कहीं नहीं देखा कि 00 BC कहीं आया हो। 00 BC के बारे में कहीं स्टडी नहीं हुआ है कि 00 BC क्या है। 4 मिल जाता है, 2 मिल जाता है, 00 नहीं दिखता, डायरेक्ट 1 AD की बात होती है। तो खैर हम अपने टॉपिक की बात करें, ईसा पूर्व मतलब क्या, जीसस ईसा मसीह के जन्म से पहले, ऐसी मान्यता है कि इनके जन्म से पहले का जो भी काल है उसको हम ईसा पूर्व बोलेंगे, और इस काल को हम उल्टी गिनती से लेकर आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूं कि 2 लोग हैं, आज जिंदा है, मान लो 2 लोग, एक मिस्टर ए हैं, एक मिस्टर बी हैं, और मैं बोलूं कि मिस्टर ए का जन्म हुआ था 357 में और BC में, और मिस्टर बी का जन्म हुआ था 350 BC में, तो बड़ा कौन हुआ, बी का हुआ है कहाँ 350 में, और ए का हुआ है कहाँ 357 में। तो उम्र में बड़ा कौन है, उम्र में बड़ा 357 वाला है, क्योंकि नीचे से देख रहे हो ना, पहले ये आया है, फिर धीरे धीरे ये उल्टा चलता है। 350 वाले का उम्र कम है और 357 वाले का उम्र क्या है, ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, आप हड़प्पा काल, प्राचीन में जितना भी कुछ पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप काल देखेंगे उल्टा चलेगा। आप देखेंगे मौर्य वंश का शासन देखेंगे तो उसमें देखेंगे, चाहे सिकंदर का आक्रमण देखेंगे तो सब आपको उल्टा दिखाई देगा। 356 जन्म उनका दिखाई देगा कि इस समय में जन्म हुआ है, इस समय में मर गए हैं, तो आपको लगता है अरे यार जन्म उल्टा लिखा है। कुछ छोटे बच्चे तो जो होते हैं वो इसी पे दिक्कत उनको हो जाती है। जैसे बोल दिया जाए, इमेजिन कर लो, मैं बोल देता हूं कि 357 में किसी का जन्म हुआ और 350 में वो मर गया, मान लो ऐसा मैं बोलता हूं, तो कई बार छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती ये बात क्या है यार, जन्म हो गया 57 में और मर गया 50 में, ऐसा कैसे हो सकता है, 50 में जन्म लेगा तब 57 में मरेगा ना, बट ऐसा नहीं है, ये उल्टा चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप बेसिक समझ गए हैं ये बात कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी सन क्या है। जीसस को एक बैरियर हम मान लेते हैं, इनके जन्म को, इनके जन्म पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इनके जन्म के विषय में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। हमें बस दिमाग में रखना है कि इनके जन्म से प्रफुल्लित होकर एनो डोमिनी का ईयर, और बाद में ये सब बोला गया है, ऐसा नहीं कि पहले ही बोला गया है, ये काफ़ी बाद में बोला गया है। अभी हम देखेंगे इस पर जो कैलेंडर चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज हम यूज करते हैं जनवरी फरवरी वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये 1852 के आसपास, सॉरी 1582 के आसपास, शायद 1582 के आसपास तो उसको लागू किया गया था।
तो ये सब बाद में किया गया है, जब उनके पास शक्ति सत्ता आई तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को, कैलेंडरों को बनाया। तो अभी आप ये अगर समझ गए हैं तो ध्यान रखिए, इसी ईसा पूर्व को हम हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में इसी बात को क्या बोल दिया जाता है, बिफोर क्राइस्ट। इसी बात को हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोल दिया जाता है क्या, बिफोर क्राइस्ट। देखिए ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, तो बीसी बोल देते हैं कहीं, बीसी, चाहे बीसी बोलो चाहे ईसा पूर्व बोलो, बात एक ही है। और ये क्या है, इसको एडी बोलते हैं, तो एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ गॉड, तो एडी बोलोगे तो ईसवी सन है, और एडी सीधा चलता है, एडी अभी चल रहा है, देखो 1 एडी, फिर ऐसे ही 2 एडी, फिर 3 एडी, 4 एडी, ऐसे चलते चलते आज चल रहा है क्या, 2022 एडी। ये सीधा चलता है, इसमें कोई 2 एडी में जन्म लेकर 1 एडी में नहीं मर पाएगा। इसमें कोई चाहे कि हम 2 एडी में जन्म ले लें और 1 एडी में मर जाएं तो बात अलग है कि अगर वो कोई चमत्कारी हो तो ऐसा कर ले, अदरवाइज जनरल तरीके से ये संभव नहीं है। इसमें यहाँ पे इस तरीके से चलता था, यहाँ ऐसे नहीं चलता है। तो एनो डोमिनी इसको बोलेंगे, द ईयर ऑफ गॉड। आज इसको एडी के नाम से जाना जाता है, हिंदी में ईसवी सन से जाना जाता है। अब इस चीज को मानते हुए जो कैलेंडर चलता है, उस कैलेंडर का नाम क्या है, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। गोरियन बोल रहा हूं तो खुश मत हो, गोरियन मतलब ग्रेगोरियन, कुछ लोग ग्रेगेरियन, जो भी हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कैलेंडर आप समझ ही रहे हो, जो समय और दिन जो भी ये समय को बता रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये सब अपने हिसाब से बनाया गया है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया गया है, जो इस पर आधारित है। इसको लागू किया गया था कब, 1582 में। 1582 में, इसी का हम आज प्रयोग कर रहे हैं। 15 मैं बताऊंगा भारत में कब इसको लगाया गया, 1582 में। और इसको लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसको लागू करने का श्रेय दिया जाता है एक पोप हैं। पोप मतलब समझ ही रहे हो, तोप नहीं बोल रहा हूं, पोप। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके जो पुजारी होते हैं, हिंदू धर्म में बोले तो, मुस्लिम धर्म में बोले तो उनके जो मौलाना होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। तो बड़े रोम, उस समय रोम में इसका सेंटर हुआ करता था, तो वहाँ के जो सबसे बड़े पादरी थे उनका नाम था पोप ग्रेगरी। उनका नाम ही था क्या, पोप ग्रेगरी। पोप तो उपाधि थी, पोप ग्रेगरी। और इन्होंने बनाया खैर नहीं था, इन्होंने भी योगदान दिया था, और भी कुछ लोग मिलकर इसको बनाए थे, लेकिन लागू करने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि लागू करने का श्रेय इनको दिया जाता है। साथ साथ एक बात और दिमाग में आपको रखना है कि ये कैलेंडर ऐसा नहीं कि एकदम नया बना, ये कैलेंडर पहले से चलता आ रहा है। जिस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर, एकदम ऐसा ही कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर चलता था पहले। पूरे यूरोप में जूलियन कैलेंडर चलता था, जिसका निर्माण किया था किसने, जूलियस सीजर ने। इसकी कहानी आप लोग हिंदी वगैरह के भी किताबों में, इंग्लिश के किताबों में पढ़े होंगे, जूलियस सीजर के बारे में। जूलियस सीजर पर ड्रामा भी लिखा गया है। तो जूलियन कैलेंडर चलता था, जूलियस सीजर को कहा जाता है कि निर्माण किए थे, और बहुत पहले निर्माण किया हुआ है, ये बीसी के में लगभग किया हुआ है। और ये पहले चलता था पूरे यूरोप में। बाद में पोप ग्रेगरी साहब ने, पोप ग्रेगरी, और ये भी शायद 13वें थे, उपाधि थी ना, तो इनका 13वें नंबर के थे ये। पोप ग्रेगरी 13वें ने जूलियन कैलेंडर में थोड़ा सा संशोधन किया, और संशोधन करके ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम से कैलेंडर लागू किया। अब आप इन दोनों एकदम लगभग एक ही जैसे हैं, बस अंतर इतना है कि 11 दिन का इसमें अंतर होता है, 11 दिन का इसमें अंतर होता है। इसलिए जब ये जूलियन कैलेंडर को हटा के ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया गया था, तो यूरोप में, खासकर ब्रिटेन के देशों में, ब्रिटेन जो है उसमें एक अभियान चला था कि हमारे 11 दिन वापस लौटाओ, क्योंकि हमारे 11 दिन तो तुम खत्म कर रहे हो, तो हमारा 11 दिन वापस लौटा दो। तो एक अभियान चला था 11 डेज उनका वापस करने के लिए। तो खैर अभी आप समझ गए ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज इसी कैलेंडर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो चल रहा है, वर्ष में 365 दिन जो होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ये सारी कहानी कहाँ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में। इसी कैलेंडर का हम प्रयोग करते हैं, जो जूलियन कैलेंडर का एक थोड़ा सा संशोधित रूप है, जिसको पोप ग्रेगरी 13 द्वारा 1582 में लागू किया गया था।
इन दोनों कैलेंडर में लगभग 11 डेज का डिफरेंस होता है। इतना आपको दिमाग में जानना है। आगे इसकी थोड़ी कहानी अभी हम करेंगे। तो अभी आप समझ गए हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी समझ में आ गया, बीसी समझ में आ गया, बिफोर क्राइस्ट, एन्नो डोमिनी समझ में आ गया। अब लगे हाथों एक बात और समझ लेते हैं कि देखो, इस पृथ्वी पर ये जो हमारा संसार है, इंसानों का संसार की बात कर रहा हूं। गाय भैंस तो कैलेंडर देखती नहीं है। वो बात अलग है कि फिल्मों में दिखा देते हैं कैलेंडर, मई जून बुलवा देते हैं उनसे। वो फिल्मों की बात छोड़ दें अगर हम, तो हमारा इस जो मनुष्य का संसार है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पृथ्वी पर अगर हम देखें तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नास्तिक हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, नास्तिक हैं। और नास्तिक आपको बहुत अच्छे से पता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जिनके हिसाब से ईश्वर कुछ नहीं है। देखो, हम लोगों को कई बार क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, कई बार गुस्सा हो जाते हैं किसी बात से, तो बोलते हैं भगवान को नहीं मानेंगे। पता चलता है कि पढ़ाई करते नहीं हैं। रोज सुबह सुबह मंदिर में जाके 10 रुपये चढ़ाते हैं एग्जाम से पहले। कितने लोग चढ़ाते हैं? मैक्सिमम लोग ये काम करते हैं। छोटे बच्चे तो और करते हैं, चढ़ाते हैं या प्रसाद या मत्था टेकते हैं जाके, और पढ़ते हैं नहीं, फेल हो जाते हैं। तो फिर उनका मन टूट जाता है, बोलते हैं कि अब भगवान को नहीं मानूंगा मैं। लेकिन अचानक अगर पैर में ठोकर लग जाए, अचानक कोई आके एक थप्पड़ मार दे, तो ऑटोमेटिक मुंह से निकल जाता है अरे भगवान। क्योंकि हम पले बढ़े हैं भगवान का नाम सुन सुन के। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़े भी आप निकाल सकते हो, आंकड़ों पे नहीं चल रहे हैं अभी हम। पूरे विश्व की जो आबादी आज 750 करोड़ से ऊपर है, 750 करोड़ से ऊपर पूरे विश्व की आज आबादी है। उसमें से काफी लोग नास्तिक भी हैं, जिनको कुछ भी हो जाए भगवान उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। उनके मुंह से भगवान निकलेगा नहीं, क्योंकि उनको पले बढ़े ही भगवान का नाम बिना सुने हुए। तो वो बोले कि भैया हम तो ये नहीं मानेंगे, एन्नो डोमिनी हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए अपराध हो रहा है, हम नाम ले रहे हैं, तो हम भगवान को नहीं मानते, हम तो ये नहीं यूज करेंगे शब्द। तो उनके लिए बोला गया कि चलो तुम लोग एक नया टर्म यूज करो इसी के लिए। क्या यूज करो? तो ये एडी वाला जो है ना समय, ईसवी सन एडी वाला, ईसा के जन्म के बाद वाला जो चल रहा है, उसको तुम लोग बोलो क्या? कॉमन एरा। उसको बोलो आप लोग क्या? कॉमन एरा। लो, भगवान का नाम नहीं आ रहा है, यहां पे आ रहा है ना, बिफोर क्राइस्ट भगवान है, एन्नो डोमिनी द ईयर ऑफ गॉड। और वो बोल रहे हैं कि हम भगवान को मानेंगे ही नहीं। और भगवान को हम नहीं मानेंगे तो हमें क्यों ऐसा कैलेंडर अपनाने के लिए बोला जा रहा है कि जो भगवान को मानता है? अब आप लोग बोलेंगे सर नहीं माने तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे भाई, हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखना है ना आज। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखना है तो हमें कोई एक व्यवस्था तो बना कर रखनी पड़ेगी। आप साइंस में पढ़ते हो कि अंतर्राष्ट्रीय मापन की पद्धति बना ली गई। अभी भी देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय तमाम प्रकार की नीतियां बनाई गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करना है हमको, तो हम जाके थोड़ी नहीं यहां से बोलेंगे कि भैया हम रत्ती में और मासा में और तोला में, फिल्म देखे होंगे आप वो संजय दत्त साहब की, तोला में 50 तोला, जाके अमेरिका वाले को बोलेंगे 50 तोला सोना ले लो और हमको डॉलर दे दो। उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। उसको तो ग्राम में ही बात करनी पड़ेगी। तो हमें वैश्विक रूप से अगर ट्रेड करना है, वैश्विक रूप से एक दूसरे में संबंध रखना है, तो एक व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी जो सब लोग जाने। रुपया में देखो, बात तो उतनी नहीं होती है किसमें आज बना हुआ है डॉलर। हो सकता है आने वाले समय में डॉलर न हो, चीन का युआन हो जाए, क्योंकि चीन जिस तरीके से आगे चल रहा है, आने वाले समय में शायद वो हो जाए। हो सकता है कि भारत हो जाए, लेकिन अभी तो जो स्थिति दिख रही है, इससे तो अभी इतना जल्दी लग नहीं रहा कि भारत हो जाएगा। तो कॉमन एरा इसलिए एक बनाना जरूरी है। हम बोले यहाँ पे कि चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का तृतीया है, और अमेरिका वाले बोल रहे हैं उसको कि 4 फरवरी है, 5 जनवरी है। कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, दिक्कत होगी ना। दोनों बोलते हैं मिलने के लिए, मान लो बाइडेन और मोदी मिलने के लिए समय तय कर देते हैं। यहां का समय तय हो जाता है चैत्र मास का कृष्ण पक्ष का तृतीया, और वहां हो जाता है कि मार्च का 10 तारीख। दोनों अलग अलग है, मिलेंगे कब वो? तो इसलिए एक व्यवस्था बनानी जरूरी है। तो इसलिए उनको दिया गया ऑप्शन कि भैया आप कॉमन एरा बोल दो, और उसके पहले वाले को BCE बोल दो,
बिफोर कॉमन एरा बोल दो। अब देखो आसाम से बातें समझ में आ रही है ना। बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा क्या है? बिफोर कॉमन एरा ईसा पूर्व की ही बात है। ईसा पूर्व को वो बोले कि भैया हमको ईश्वर का नाम नहीं लेना है, हम तो नास्तिक हैं। तो ठीक है ना भैया, आप नास्तिक हो तो मत लो ईश्वर का नाम, आप बोलो बीसीई। आप लोगों में से भी अगर आप कोई ऐसा हो तो बीसीई बोलिएगा, बिफोर कॉमन एरा, मत बोलिएगा ईसा पूर्व। और कॉमन एरा एडी को बोलते हैं। तो अभी आपने 4 शब्दों को समझ लिया, 4 बातों को समझ लिया, ईसा पूर्व, बीसी, ईसवी सन, एडी, बीसीई और कॉमन एरा। लगे हाथों 2 बात और समझ लो। कुछ लोग और बोलते हैं कि हम थोड़ा इसको और अलग तरीके से बोलेंगे, तो बोल लो भाई, इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट आता है, बट आपको जनरल समझने के लिए समझ लो कि इस वाले एरिया को लोग बिफोर प्रेजेंट भी बोल देते हैं, बिफोर प्रेजेंट। खैर इसमें आप देखोगे 18, कुछ लोग बोलते हैं कि 1840 के पहले वाला बिफोर प्रेजेंट था, उसके बाद प्रेजेंट है। तो अभी उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, आगे कहीं देखेंगे। बिफोर प्रेजेंट और इधर वाले को बोल दो प्रेजेंट, कॉमन एरा को बोल दो प्रेजेंट, वर्तमान समय। तो बीपी और पी भी कई जगह किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बीपी मिलेगा तो समझ जाओ बिफोर प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब बीसी की बात हो रही है, मतलब क्या, ईसा पूर्व की बात हो रही है। और प्रेजेंट बोला जा रहा है मतलब एडी की बात चल रही है, एन्नो डोमिनी की बात चल रही है। तो ये मैं बेसिक लेवल पे समझाया आपको। बिफोर प्रेजेंट में थोड़ा आप अगर स्टडी करेंगे तो कई जगहों पे अलगाव दिख जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 1840 के पहले वाला सारा समय हम बिफोर प्रेजेंट में मान लेंगे, लेकिन वो सही नहीं है ना बिफोर प्रेजेंट में, क्योंकि उसके पहले भी तो चीजें हैं। तो हम इसलिए जनरलाइज करके चीजों को पढ़ रहे हैं कि ईसा पूर्व को ही आप बिफोर प्रेजेंट कहीं लिखे तो समझ जाओ, और प्रेजेंट बोले तो एडी को समझ जाओ, मतलब जीसस के जन्म के बाद जो खुश होकर लोगों ने बर्थडे मनाया, केक में काटा ईसा मसीह का 1 एडी से, इस चीज को दिमाग में रखना है आपको प्रेजेंट। तो 6 शब्दों के बारे में आप समझ गए। अब किसी भी किताब में पढ़ोगे ऐसा लिखा है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, तो आप समझ पाओगे। अब इस बात को मैं मिटाऊंगा, अगर क्लियर हो गई हो बात तो भोंपू बजाओ, आगे बढ़ें। अगर इतनी बात क्लियर है तो भोंपू बजाइए, जिससे कि हम आगे बढ़ें। फटाफट, समय नहीं है, आज थोड़ा लेट हो चुके हैं, चलो ठीक है। और वैसे भी यार मैं प्रयास करता हूं कि तुम लोगों को क्वेश्चन पूछना ही ना पड़े, जितना भी बेसिक्स लेवल का एकदम सतही चीजें होती हैं वो समझा दिया जाए। एक भी जो टर्म मैं यहां यूज करूं सब आपको समझाऊं, तो ये बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट के लिए भैया, केवल हिस्ट्री के लिए नहीं। और हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद फिर वो अलग बात है कि क्या साक्ष्य है, क्या है वो एंशिएंट हिस्ट्री से, कि इतिहास पढ़ने के लिए क्या साक्ष्य होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो तो है ही। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, और ये तो 6ठी क्लास के बच्चों को सबसे पहले बताना चाहिए, पहले क्लास में, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। तो चलो भैया, नास्तिक लोगों की बात हो गई, सब बात हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे, 2 बातें और समझ लेते हैं। एक और औद्योगिक काल वाली बात है ना, फिर हम लोग थोड़ा सा सम्मत में चलेंगे। औद्योगिक काल, ये अक्सर सुनोगे, एनवायरमेंट में तो सुनना ही सुनना है आपको। जलवायु परिवर्तन जैसे ही शब्द आएगा आपको ये शब्द दिखने लगेगा, औद्योगिक काल। देखो औद्योगिक काल क्या है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। एमपीपीएससी में से तो विश्व इतिहास हटा दिया गया है, आपको पता है। एमपीपीएससी के सिलेबस से विश्व इतिहास को हटा दिया गया। अब मुझे तो ठीक नहीं लगता कि हटाना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, अब पीएससी जो मानेगी वही मानना पड़ेगा, हमारे मानने न मानने से क्या होता है। तो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई कहाँ, इंग्लैंड में। बाकी लंबी कहानी है ये, आपको एनसीईआरटी में भी मिलता है। तो ये 1760 से शुरू हुई और लगभग 1840 तक चली। और सब ये एडी की बात मैं कर रहा हूँ, बीसी की बात कर नहीं रहा हूँ। 1760 से 1840 एडी तक। अरे एडी से मुझे कोई तकलीफ थोड़ी नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एडी आप क्यों लिख रहे हैं, तो मैं नास्तिक थोड़ी नहीं हूँ यार, मैं तो आस्तिक हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1760 से 1840 तक चला ये। और इसलिए अक्सर आप देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि 1750, कई किताबें लिखती हैं कि 1750 एडी
से पहले का जो समय है, इसके पहले जो समय था, इसके पहले का जो समय है, इसको बोलते हैं पूर्व औद्योगिक काल। पूर्व औद्योगिक काल, पूर्व औद्योगिक काल। उद्योग, वही उद्योग जो रोजगार चल रहा है ना यूपी में काबा, तो वही औद्योगिक काल, उद्योग धंधे लगने शुरू हुए। पूरी एक कहानी एनसीईआरटी में है, आप पढ़ के देखिएगा या समय मिलेगा तो देखेंगे आगे। पहले आज का टारगेट पूरा करो। पूर्व औद्योगिक काल, कई किताबें इसी को ये 1840 वाला मान लेती हैं। तो आप एनवायरमेंट की किताब में अक्सर देखोगे ये मिलेगा। एनवायरमेंट की किताब जब पढ़ोगे ना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन, उसमें ये शब्द आपको मिलेगा। तो कुछ लोग 1850 बोलते हैं, दोनों ही सही हैं अपने जगह पे, कोई गलत नहीं है। तो आपसे अगर कोई बोलता है कि पूर्व औद्योगिक काल 1850 से पहले था, तो वो भी सही है। कोई बोलता है 1750 से पहले था, वो भी सही है। और इसके बाद यहां से शुरू हो गया, इस समय के बाद से शुरू हो गया है क्या, आज भी औद्योगिक काल। अब इसमें औद्योगिक काल में आगे स्टडी करके देखिएगा, औद्योगिक क्रांति 2.0, ये 3.0 अलग बात है। औद्योगिक क्रांति अलग अलग इसके भी वर्जन आए। औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक काल बोलो, औद्योगिक काल, ठीक है। औद्योगिक काल 1850 1750 के बाद। बड़ा मजेदार एक बात बताऊं मैं आपको कि ये औद्योगिक काल से पहले पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 70 करोड़। औद्योगिक काल से पहले विश्व की जनसंख्या कितनी? तो पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, 70 करोड़। 1850 तक की बात कर रहा हूं, 1750 तक। और औद्योगिक काल आने के बाद और साइंस के आगे बढ़ने से, एंटीबायोटिक वगैरह हमने पढ़ा है, चीजें बनने के कारण, बनने के बाद आप देखोगे तो इतने ही दिनों में ये जो समय, ये देखो कितना, जब से सभ्यता बनी है तब से लेकर लाख कोशिश कर लिए लोग जनसंख्या बढ़ाने का। जितने जन्म लेते थे उतने ही मर जाते थे। आप जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत भूगोल में पढ़े थे, तो भूगोल में जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत में 4 से बताया गया था कि उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, जितना जन्म लेंगे उतना उसी हिसाब से मर रहे हैं। फिर आपको बताया गया था कि उच्च जन्म दर है, मृत्यु दर थोड़ी कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। इस तरीके से कम होते होते अंत में क्या होती है? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था बनती है। 4 अवस्थाएं वो आपने देखा था। तो आज देखो क्या हो गया, पहले में तो 750 करोड़, ज्यादा ही इससे 750 करोड़। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2050 तक कितना हो जाएगा? यही लगभग 900 करोड़ हो जाएगी जनसंख्या। 2050 तक यही जनसंख्या कितनी होगी? 900 करोड़ तक हो जाएगी। सोचो, औद्योगिक काल के बाद क्या रफ्तार पकड़ा है व्यक्ति ने। चीन नंबर 1 बन गया, भारत नंबर 1 बनने वाला है। तो इसके कारण हैं, इनका कारण है वो देखेंगे धीरे धीरे, बट अभी कारणों पर ना जाए, अभी अपने टर्म्स को समझे। तो औद्योगिक, कभी भी आपको समझ में बात आ जाए, औद्योगिक काल शब्द लिखा हुआ आ जाए, तो समझ जाओ कि औद्योगिक काल मतलब 1750 के बाद की बात कर रहा है या 1850 के बाद की बात कर रहा है। एडी यहां बोल रहा हूं मैं। और उसके पहले जो कुछ भी है वो क्या है? पूर्व औद्योगिक काल है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई औद्योगिक काल वाली। अब हम लोग थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत का जो कैलेंडर है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर आपको विक्रमी संवत, शक संवत सुनने को मिलता है। मैं ये मिटा देता हूं, अब बना लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भारत का स्थिति क्या है। मैं मिटा देता हूं ये पूरा ही। अब देखो, भारत में अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेज बढ़िया 1498 में ही एक भाई साहब आ गए थे। उसके पहले भी कई लोग प्रयास किए थे, तो वो तो आधुनिक इतिहास का मुद्दा ये है। हम लोग पूरा देखेंगे किस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य की थोड़ी सी बात करते हुए, जो रोम का बेजेंटाइन साम्राज्य था उसके ढहने के बाद किस तरीके से रास्ते की खोज की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे हम इधर एंट्री करेंगे और वो लोग आएंगे, वो लोग इधर आएंगे और हमारा इतिहास आगे बढ़ेगा, वो तो हम देखेंगे। बट और बातें थोड़ी समझ लेते हैं। क्या एक शब्द तुम लोग सुने होंगे, विक्रमी संवत, बहुत सुनने को मिलता है। विक्रमी संवत, और एक शब्द मिलता है विक्रम संवत भी कुछ लोग बोलते हैं, और एक मिलता है शक संवत। शक संवत
और एंशियंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा है शक वंश के बारे में और विक्रमी वंश के बारे में तो नहीं पढ़े हैं लेकिन विक्रमी संवत के बारे में हमें समझना क्या है कि इस विक्रमी संवत को दो और नामों से जाना जाता है। एक नाम है कृत संवत, इसको बोलते हैं। संवत मतलब समझ लो वही काल की बात चल रही है, एरा की बात चल रही है, कृत संवत। और इसी को कहीं कहीं आप देखोगे मालव संवत भी नाम दिया जाता है, मालव संवत। कृत संवत क्यों इसका नाम दिया जाता है? तो ऐसा कहा, अच्छा शासक इसको चलाने वाला कौन था, अभी समझाता हूं, ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। इसका जो प्रवर्तक कहा जाता है ना, चलाने वाला, प्रवर्तक जो इसका था उसका नाम है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और आपके दिमाग में आएगा सर ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो नाम कई बार सुने हुए हैं, तो भैया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम के भारत में लगभग 14 राजा हुए हैं, 14 राजा हुए हैं। उसमें से ये जो राजा था, ये जो मालवा क्षेत्र है, मालवा का पठार की बात कर रहा हूं मैं, मालवा का मैदान जो है वो पंजाब में पड़ता है। भूगोल में आप पढ़े होंगे, मालवा का मैदान पंजाब में पड़ता है, मालवा का पठार जो एमपी में पड़ता है। एमपी नहीं भैया, एमपी, एमपी बोल बोल के तुम लोग मेरा भी खराब करोगे। एमपी मालवा का पठार। और इस देखो अभी की बाउंड्री और प्राचीन बाउंड्री में अंतर है, तो उज्जैन वगैरह जो थे, उज्जैनी वगैरह, उज्जैन, इस इन एरिया का ये शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या किया इसने? अच्छा तो देखो मालवा में, मालवा के आसपास इसका साम्राज्य है, इसलिए इसको मालव संवत कहा जाता है। मालवा के में इसका साम्राज्य फैला हुआ है, इसलिए इसको मालव संवत बोलते हैं। और कृत संवत क्या बोलते हैं? बोलते हैं कितना बढ़िया ये राजा था। एक और व्यक्ति का नाम सुने होंगे, ऐसा कहा था कि इसका भाई था भर्तृहरि, भर्तृहरि का नाम सुने होंगे आप लोग, वो इसका भाई था। खैर अपने टॉपिक पे आए, इसके बाद ही ये राजा बना, ऐसा कहा जाता है। कृत संवत मतलब क्या, ऐसा बोला जाता है, कृत मतलब होता है सतयुग, कृत मतलब होता है सतयुग। और यह आपको अपनी कहानी है ही कि सतयुग है, उसके बाद त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, फिर कलयुग है जो अभी चल रहा है। ठीक है, कल की देखो कौन आता है बन के, तुम लोगों में से ही शायद कोई कल की निकल जाए। कल की मतलब नहीं कि कल का या काला, कल की विष्णु के अवतार होंगे, हिंदू धर्म ऐसा बोलता है। सतयुग तो ऐसा कहा जाता है कि इसके शासन काल में इतनी सुख समृद्धि थी, इतनी सुख समृद्धि थी, प्रजा इतनी खुश थी कि लोग बोलते थे कि हम सतयुग जैसा जीवन जी रहे हैं, और इसलिए इसको कृत संवत भी कहा जाता है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। और क्या मुख्य बात क्या याद रखनी है? मुख्य बात याद रखनी है कि इसके समय काल में क्या था, जो शक शासक थे, शक शासक थे, वो काफ़ी परेशान करते थे, आक्रमणकारी थे। शक सच कहें तो आपको शक वंश पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो लगभग जो है आज का हमारा मध्य एशिया है उस एरिया के थे। कई बार लोग बोलते हैं कि चीन के झिंजियांग के भी थे। शक और कुषाण एक ही कबीले के थे। अब ये सब प्राचीन इतिहास की बात है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो ये शक शासक, शक जो शासक थे ये बहुत परेशान करते थे इंडियंस को, भारतीय जो प्रजा थी उनको। तो ये विक्रमादित्य जी क्या कर दिए, 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में एक्चुअली होता क्या था, जैसे मान लो कि शक क्या करते थे, इनके प्रजा को या जो भारतीय प्रजा थी उस समय, उनको आके कभी भी 2 थप्पड़ मार देते थे और वो लोग चुपचाप रोते हुए चले आते थे, डरते थे। तो इन्होंने क्या किया, 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व, देखो बीसी की बात कर रहा हूँ, 57 ईसा पूर्व में बाकी अन्य राजाओं से एक गण बनाते हुए, एक संघ बनाकर राजाओं से, और जाके इनको खूब कूटा। शक शासकों लोगों को, जो भी शक वंश के लोग थे, इनको खूब कूट पीट कर फटक कर इनको यहाँ से भगा दिया।
और कूट पीट कर फटक कर जब शक लोगों को भगा दिया तो उसने बोला कि हमने इतना बड़ा काम किया है तो क्यों न एक नया वर्ष शुरू किया जाए। और यही तो हुआ है, जहां भी सम्मत शुरू हुआ है समझ लो कि कोई नई चीज, कोई नया टर्निंग पॉइंट आया है तो लोगों ने बोला है कि अब यहां से हमारा वर्ष चलेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में मैं भी अपना कोई वर्ष बना दूं, ठीक है। अरे मैं भी बना सकता हूं यार, तुम भी बना सकते हो, लेकिन तुम लोग नहीं बना पाओगे, मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लो। तो शक शासक को कूट पीट कर भगा दिया गया 57 ईसा पूर्व में। तो इन्होंने बोला कि बस अब यहां से हमारा एक सम्मत चलेगा, यहां से हमारा एक वर्ष चलेगा, और उस वर्ष का नाम क्या रख दिया गया? विक्रमी सम्मत। तो विक्रमी सम्मत क्या है? 57 ईसा पूर्व पहले ही शुरू हो गया और 1 एडी से कहानी अब चल रही है आगे। इसलिए कभी भी अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बताओ भैया कौन सा विक्रमी सम्मत चल रहा है, कौन सा विक्रमी सम्मत चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? 2020 तो अभी एडी चल रहा है और 57 ईसा पूर्व पहले ये घटना घटित हुई थी, ये कांड हुआ था 57 ईसा पूर्व पहले। तो 57 से 1 तक बीता होगा ना, तो 57 इसमें जोड़ देते हैं लोग, तो कितना हो जाएगा? 57 जोड़ दो 7, 7 0 2077 विक्रमी सम्मत चल रहा है। तो लाला राम स्वरूप का अगर आप लिए होंगे इस साल का कैलेंडर तो देखिएगा उस पर लिखा होगा 2077 विक्रमी सम्मत। और हिंदू धर्म के लिए, जो भी हिंदू धर्म में इसको काफ़ी मान्यता दिया जाता है, और इसी का जो वर्ष होता है, इसका नया वर्ष जो शुरू होता है, आप एक पर्व मनाते हैं गुड़ी पड़वा करके, गुड़ी पड़वा ऐसे करके पर्व मनाया जाता है साउथ में, और भी कई जगहों पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। या आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, उस दिन ये शुरू होता है, चैत्र में ही लगभग ये शुरू होता है। तो ध्यान रखेंगे कि विक्रमी सम्मत क्या है। मुझे समझाना क्या था? ये समझाना था कि 57 जोड़ते हैं, जब भी विक्रमी सम्मत आपको निकालना है तो 57 जोड़ दिया करो, और थोड़ी कहानी जब पता रहेगी तो जोड़ना आसान रहेगा, समझ में आएगा कि 57 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो उज्जैन और मालवा का राजा हो था, उसने शकों को पराजित किया, और शकों को पराजित करने के बाद अपना एक वर्ष शुरू कर दिया, और उस वर्ष को उसने विक्रमी सम्मत नाम दिया। वो विक्रमी सम्मत 57 ईसा पूर्व ये घटना घटित हुई थी, और इसलिए एडी में 57 हम जोड़ के निकाल देते हैं क्या? विक्रमी सम्मत। उम्मीद करता हूं कि विक्रमी सम्मत से जुड़ी आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके साथ साथ एक बात और दिमाग में रखो कि क्या इनका कोई ऐसा, ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये वाले हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि कालिदास जो हैं इन्हीं के नवरत्न थे, इन्हीं के रत्न थे, नवरत्न न बोले, इन्हीं के रत्न। अकबर के शासन में आप लोग मध्यकाल में रत्न पढ़े होंगे, 9 रत्न थे। तो रत्न मतलब क्या? एक विद्वान व्यक्ति को रख लेते थे, राजा खुद तो पढ़ा लिखा होता नहीं है। हमारे यहाँ के देख लो, अधिकतम नेता ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो क्या किए हैं? रत्न रख लिए हैं। रत्न कौन है? उसी रत्न को बनने की आप तैयारी कर रहे हो। आईएएस पीसीएस की तैयारी क्यों कर रहे हो आप? कि आप रत्न बन जाओ उनके, और आप ही पॉलिसी बनाओगे, आप ही सारी चीज़ें करोगे। उनको क्या, वो तो आप बिल बना के सारा दे दिए, जाके चर्चा कर लेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नेता हैं, नहीं, एकदम हैं ही नहीं, लेकिन उतना उनको थोड़ी नहीं नॉलेज है यार जितना आप पढ़कर जाओगे, आप जाके फिर उसमें एक लंबे समय तक काम करके अनुभव प्राप्त करोगे, उतना उनको आइडिया थोड़ी नहीं है। वो तो बोल के चले आते हैं, फिर जो अधिकारी होते हैं उनको झेलना पड़ता है कि अब उसको कैसे काम करें। तो विक्रमी सम्मत आपको समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग थोड़ा और प्राचीन हिस्ट्री पे झांकना शुरू करें तो आपको पता है कि एक 3री सदी में, जो 3री ऐसे लिखे भाई, 3री सदी, सदी जब भी बोलूंगा समझ लेना कि एडी है। 3री सदी में एक बरनाला का स्तंभ मिलता है। बरनाला का स्तंभ, स्तंभ का बड़ा रोल है, बरनाला का स्तंभ। और बरनाला का स्तंभ जो है उस पर देखोगे तो इसके बारे में बताया गया है। बरनाला के स्तंभ पर जो लेख लिखा गया है उस लेख में इस विक्रमी सम्मत के बारे में बताया गया है, स्त्रोत में देखोगे तो। और बाकी कई ऐसे जैन ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में इसके बारे में बात की गई है। अब कौन से उन पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। ये बरनाला जगह कहाँ है? बहुत से लोगों के दिमाग में हरियाणा डायरेक्ट आता है, हरियाणा नहीं, राजस्थान में है ये, ठीक है ना।
राजस्थान का ये जो ये वाला इलाका है, कोटा के आगे पड़ता है, जो दिमाग में मेरे आ नहीं रहा है, वहाँ पे रणथंभौर और इसके आसपास के इलाके में पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा, बरनाला के स्तंभ में इसका जानकारी मिलता है। अब देखो ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब इंडियन में कमी थी, क्या करते थे वो, ढंग से नहीं पीटते थे, बस कूट पीट कर फेंक देते थे, भगा देते थे, मारते नहीं थे। और शासन में ये बहुत ही, आप इतिहास में देखोगे कि जितने भी अच्छे मतलब इस तरीके के शासक रहे हैं जो सत्ता बढ़ाए हैं, तो वो अपने दुश्मनों को मार देते थे, उनको छोड़ते नहीं थे कि आके फिर वो हमें परेशान करेंगे। लेकिन इंडियंस यही काम करते थे। भारतीय राजा थे, काफ़ी दयालु थे, केवल पीट कर मतलब चमटे 2-4 लगाकर ढंग से कान पकड़वा के उठक बैठक करा के इनको फेंक दिए कि भाग जाओ। अब चले गए ये, चले जाने के बाद ये क्या किए, अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। शक सम्मत की बात करेंगे, अपनी शक्ति ये बढ़ाने लगे। और शक्ति अपनी बढ़ाने के बाद, इनके बाद अब ये तो रहेंगे नहीं, ये तो मर ही जाएंगे। 57 इनके लगभग 157 वर्ष बाद, मतलब 57 जो एडी है ना, उसके लगभग 157 नहीं 135 है शायद, सॉरी 135वें वर्ष में, 135वें वर्ष में इन्होंने देखा कि अब ये इनके जो उत्तराधिकारी हैं, विक्रमादित्य के जो भी उत्तराधिकारी थे, राजा विक्रमादित्य के जो उत्तराधिकारी थे, ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। तो कमज़ोर पड़ गए तो फिर ये शक क्या किए, आके इनकी धुलाई किए। और इनकी धुलाई करके फिर से जो मालवा का शासन है और भारत पर ढंग से आक्रमण कर लिए, मालवा पर फिर से शासन ये करना शुरू कर दिए। तो इन्होंने बोला कि इनको ये बात याद आ गई कि अरे यार, इनका जो राजा था हमको जब पीटा था तो उसके बाद अपना एक वर्ष बनाया था जिसका नाम था क्या, विक्रमी संवत। तो इन्होंने बोला कि हम भी अपना एक वर्ष चलाएंगे और हमारे वर्ष का नाम क्या रहेगा, शक संवत। शक संवत। अब किताबों में तुम लोग पढ़ोगे कि शक संवत को चलाने का श्रेय, मैं इधर वाला मिटाऊंगा, शक संवत को चलाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, प्रवर्तक कनिष्क को। तो फिर आपके दिमाग में आएगा यार कि कनिष्क तो कुषाण वंश का शासक कहा जाता है, कनिष्क तो कुषाण वंश का कहा जाता है। तो मैं आपको पहले ही बताया कि कुषाण और शक दोनों एक ही कबीले के थे। और शक जब कमजोर पड़ते थे ना तो कुषाणों से बोलते थे कि भैया हमको थोड़ा मदद दे दो, हम आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। और कभी कुषाणों को ऐसा लगता था तो वो शकों की कर लेते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो शक हैं वो कुषाणों का अधीनता स्वीकार करके उनके साथ काम कर लेते थे कई बार। तो इसलिए कनिष्क शक में रहा होगा, बाद में वो कुषाण में हो गया, जो भी है। तो इसको अभी आप उस लेवल पे ना जाएं क्योंकि ये कहानी प्राचीन में फिर लंबा खिंच जाएगा। तो बस ये समझ लो कि इसके चलाने का श्रेय किसको जाता है, कुषाण वंश का एक शासक जिसका नाम है कनिष्क, जो बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब बाकी फिर और आप देखोगे रुद्रदामन, बहुत कुछ इसमें इस वंश से आएंगे। हम अपने टॉपिक पर रहें, शक वंश में आएंगे रुद्रदामन वगैरह। अब विक्रमादित्य 135वें मतलब 57 के बाद गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, तो 135वें वर्ष में मतलब कितना हो गया होगा। तो 135 में से मैं इधर वाला मिटा देता हूं भाई, आप लोग साथ साथ लिख लिए होंगे। और आज थोड़ा लेट हो गए हैं, तो पहले तो ये बताओ आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, क्योंकि अभी थोड़ा सा माइक हिल गया है पैर से मेरे। तो आवाज़ देखो, आवाज़ देखो फटाफट की आवाज़ क्लियर है क्या। आवाज़ मेरी आ रही है तो फटाफट बजाओ, क्योंकि थोड़ा सा माइक हिल गया है, अभी डाउट हो रहा है कि आवाज़ कहीं गड़बड़ ना हो। जल्दी बताओ आवाज़ क्लियर है या नहीं है। क्लियर है, क्लियर हो तो हैंड रेज करो, क्लियर हो तो हैंड रेज करो, क्लियर हो तो आवाज। अरे आवाज जो मैं बोल रहा हूं क्लियर जा रही है ना, माइक हिल गया है इसलिए पूछ रहा हूं। अगर आवाज क्लियर हो तो हैंड रेज करो फटाफट।
हाँ ठीक है, मुझे लगा कि पैर से हिल गया था माइक। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बस ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। ये बेसिक चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना। तो क्या है, कनिष्क को दिया जाता है। अब यहाँ समझना क्या है कि 135 में से सबसे पहले तो 57 घटा दो तो कितना आ जाएगा 78, और ये 78 एडी होगा क्योंकि 57 बीसी था ना, और 57 बीसी के बाद से 135 आगे निकल गया है। 157 के बाद 56 आया होगा, फिर 55 आया होगा। पीछे पढ़ाई दिया हूँ कि उल्टा चलता था बीसी, तो 56, 55, 54, 53 इस तरीके से चलते चलते 1 आया होगा, फिर 1, 2, 3, 4, 78 तक आया, तब जाके 135 हुआ। तो 78 एडी से क्या शुरू हुआ, शक सम्मत शुरू हुआ। शक सम्मत की शुरुआत कब से होती है, 78 एडी से। तो अब ध्यान रखो, कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ कि शक सम्मत अभी कौन सा चल रहा है, तो अभी शक सम्मत निकालना है तो 2020 है ना भैया। तो देखो 2020 एडी है, और ये तो शुरू ही हो रहा है 78 एडी से, मतलब 1 से लेकर 78 तक हो चुका है, लेट शुरू हुआ है। तो 78 घटा दोगे और 78 घटाओगे तो घटाना तो आता ही होगा सबको। यहाँ 2 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1942 शक सम्मत चल रहा है। तो शक सम्मत कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे कि 1942 चल रहा है आज के समय में। सॉरी 2020 मैंने कर दिया, चलो 2020 से समझ लो, 2022 से समझ लेना। 2022 से समझोगे तो उस हिसाब से निकाल लेना, 2 और बढ़ जाएगा, 44 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये शक सम्मत समझ में आ गया होगा। मैं शक वंश के बारे में कहानी नहीं कर रहा हूं कि शक वंश का संस्थापक कौन था, वो कुजुल कडफिसस था, उसके बाद एक उसका लड़का आया विम कडफिसस, तीसरे नंबर पर ये कनिष्क साहब आए थे। ये सब कहानी हम नहीं कर रहे हैं, हम कहानी सिर्फ अपने उन टर्म्स को कर रहे हैं जो बार बार हमको सुनने को मिलेगा। अब समझो कि एक बड़ा ही दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, भगवान जाने क्या है, कि भारत सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता रहता कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। भारत सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक सम्मत को अपनाया गया है। ये बड़ा थोड़ा सा अलग लगता है कि ऐसा क्यों किया गया, शक सम्मत को अपनाया गया, लिबरल दिखाने के लिए ऐसा किया गया। क्या किया गया, शक सम्मत को अपनाया गया, विक्रमी सम्मत को नहीं अपनाया गया। नेपाल में जाकर देखो, शायद अभी भी नेपाल में विक्रमी सम्मत ही उनका राष्ट्रीय कैलेंडर है, लेकिन हमारा शक सम्मत। आक्रमणकारी थे, विक्रमादित्य तो यहीं के थे ना राजा, उन्होंने चलाया, उसको नहीं माना गया, तो शक सम्मत को अपनाया गया है। खैर इस पर अब सरकार ने जो बोल दिया अब मान लेंगे, खत्म बात। तो शक सम्मत को भारत अपना राष्ट्रीय कैलेंडर मानता है, ध्यान रखेंगे आप। और शक सम्मत को जब राष्ट्रीय कैलेंडर मानता है तो इसको कब से उसने इसकी आधिकारिक घोषणा किया, कब इसको शामिल किया, तो 24 मार्च या 22 मार्च, हाँ 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को। यार मार्च डेट थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, और आप लोग एक बार गूगल करके चेक जरूर कर लेना। मुझे थोड़ा डेट पर ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक, 22 मार्च ही है शायद, हाँ देख लेना 22 मार्च ही है, 22 या 24 है, लेकिन 22 मार्च है, आप एक बार चेक कर लेना जरूर। आजकल तो बस ये आपको समझा रहा हूँ, गूगल एक बार आप मार लेना, 22 मार्च ही लगभग है। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने बोला कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या रहेगा, शक सम्मत, और इसके साथ साथ हम हर काम के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरे विश्व में प्रचलित है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक सम्मत को हम अपने प्रत्येक सरकारी काम में प्रयोग करते हैं, प्रत्येक सरकारी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। और ये काम भारत सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा 22 मार्च 1957 को की गई। कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा और बात आपको समझ लेना है कि ये क्या है, इसका जो पहला महीना होता है, प्रथम माह जो इसका होता है वो क्या होता है, चैत्र। अब पूरा मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, चैत्र होता है इसका पहला महीना,
और चैत्र में जो चैत्र का 22 मार्च होता है, इस 22 मार्च जो होता है चैत्र का, वही क्या होता है, 9 वर्ष होता है, पहला दिन होता है। मैं मार्च में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आएगा। तो 22 मार्च को पहला दिन होता है चैत्र का, 9 वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर के द्वारा 9 वर्ष हो जाता है, विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग ही होता है। और जब लीप ईयर रहेगा तो ये आपको पता है, लीप वर्ष रहेगा तो उस समय क्या 21 को ही पड़ जाता है। 21 मार्च को हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, सरकारी कैलेंडर के अनुसार हमारा 9 वर्ष मनता है। कब? मार्च में। तो अभी जस्ट बीता ही है, बट आइडिया न होने से हम मनाए नहीं। 1 जनवरी को खूब केक काटते हैं, खूब डांस करते हैं चिकनी चमेली वाले गाने पर, और इस दिन अपने कल्चर से नहीं करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि अपना कल्चर हम भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। अपना कल्चर पता कैसे चलेगा जब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। अब ये सब बातें इतनी सतही बातें हैं, लेकिन लोग इसको बोल देते हैं कि बड़ा टफ है, बड़ा डीप लेवल का है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, डीप लेवल का है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। अरे भैया, ये नहीं पता है तो तुम कैसे शब्द को समझ रहे होगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि चैत्र में 22 मार्च को 9 वर्ष, और या 21 मार्च को लीप ईयर में, लीप ईयर सबको पता है जिसमें 366 दिन होते हैं। अब इस तरीके से हम देखें तो हमने जितने शब्द उस पर लिखा था वो लगभग सारे शब्द मैंने आपको समझा दिया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मत है। अच्छा, थोड़ा सा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शक को क्यों अपनाया गया। तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जो शक शासक थे ना और कुषाण शासक, ये सब भारत में आने के बाद भारत के ही रंग में रंग गए। कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन धर्म अपना लिया, कोई सनातन धर्म अपना लिया। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं भारत की ही जो संस्कृति है उसी में रच बस गए। इसलिए अब वो आक्रमणकारी न रहकर भारतीय बन गए, और इसलिए शायद इनको हम बोलते हैं ना कि कम्युनल ना हो, हिंदू को ज़्यादा महत्व न दे दो, या इसको महत्व न दे दो। अब जो भी है, जो भी मानकर, लिबरल जो भी चीज़ें मानकर इसको शक को शामिल किया गया, विक्रमी को नहीं किया गया। क्योंकि विक्रमी को किया जाता तो शायद लोगों को, या ये एक प्रचलित बात होती कि विक्रमी सम्मत को लागू कर लिया गया, मतलब कि केवल हिंदू धर्म का देश बना लिया गया। हो सकता है ये कारण रहा हो। अब एग्जैक्ट कारण क्या रहा वो अपनाने वाले लोगों से ही पूछना पड़ेगा। बट आज भी कई जगह चर्चा आरएसएस का, एक आरएसएस का नाम सुने हो ना आप लोग। आरएसएस जो संगठन है, इस आरएसएस संगठन का एक पत्रिका आती है, अगर कोई पढ़ता हो तो देखिएगा, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, काफ़ी अच्छी बातें इसमें आती हैं। पाथे कर्ण पत्रिका है आरएसएस की, और उस पत्रिका में आप देखोगे तो अक्सर वो लोग ये बात बताते हैं कि विक्रमी सम्मत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर मानना चाहिए, और इनके बारे में कहानियाँ वगैरह चीज़ें बताते हैं। बट ठीक है, अब इस पर हम लोग विवाद और इस पर कोई नई डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा है नहीं। मान लिया गया है, बदलना होगा शायद बदल भी दें, हो सकता है कि मेरी बात सुन के ही बदल दें। चलिए, तो ये बात तो ख़त्म हो गई। अब लगे हाथों में आपको एक बात और समझा देता हूँ, क्योंकि जब ये बात समझ ही रहे हैं तो अब हमको कई बार ये शब्द आता है इतना बिलियन वर्ष पहले, इतना मिलियन वर्ष पहले, और आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को मैं ये पहले ही समझा चुका हूँ, शुरू के क्लास में, साइंस में भी समझाया। बट कुछ लोग इसमें नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो मुझे सबको लेकर चलना है कि बाकी जितने लोग क्लास में हैं सब संतुष्ट रहें, सबको बात समझ में आए। तो एक होती है क्या, संख्याओं को या अंकों को लिखने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंकों को लिखने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, लिखने की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम, और दूसरी है क्या, भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति, बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चे बोलते हैं कि भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अरे तो ठीक है ना भैया, 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बना लेना, लेकिन बताओ उसमें कितने लाख होते हैं, तो पता ही नहीं है। बस इतना ही पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ऐसा रट्टा मार लिए हैं।
वो थोड़ी नहीं काम चलेगा यार, इतनी चीज़ें तो हमको बेसिक पता होनी चाहिए, छठी 7वीं क्लास के मैथ्स में मिल जाता है। तो अंकों के लिखने की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वो क्या है, वंश, वही वंश बोल रहे हैं, मतलब इकाई, दहाई, हिंदी ही चल लेते हैं, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मैं बोल रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 10,000, 10,000 के बाद क्या आएगा, लाख, लाख के बाद आ जाएगा क्या, 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या आ जाएगा, करोड़, करोड़ के बाद आ जाएगा 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद आ जाएगा क्या, अरब, दिखाई दे रहा है यहां तक ना, अरब, अरब के बाद आ जाएगा 10 अरब, और 10 अरब के बाद आ जाएगा खरब, यहां तक तो दिखाई दे ही रहा है, ठीक है, खरब, और इसके बाद 10 खरब। बस खरब तक दिमाग में रखो। अरे यार मैं क्या कर दिया, मैंने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये बात लिख दिया, गड़बड़ हो गया। अब मैं काम कर लेता हूं, मिटाने से बढ़िया है कि मैं इसको लिख देता हूं भारतीय पद्धति। कुछ लोग नाराज मत होना कि गलत हो गया, भारतीय पद्धति, वो जल्दबाजी में थोड़ा, आज क्लास लेट चल रही है, क्लास लेने जाना है ऑफलाइन। भारतीय पद्धति को अब मैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कर देता हूं। तो कुछ लोग बोला हमारा कॉपी बिगड़वा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना सा तुम लोग एरो बस बदल लेना, एरो ऐसे ऐसे कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहे, अब इसको हम बता, इकाई को तो इकाई ही लिखते हैं, वंश लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो बोलोगे यार अलग क्या बता रहे हो आप, वो तो दोनों सेम हैं। 10,000 के बाद वो बोलते हैं 100,000, 10,000 के बाद उनका क्या आता है 100,000, 100,000 के बाद उनका क्या आता है, 100,000 के बाद उनका आता है मिलियन, एम से दिखा रहा हूं बस, मिलियन, मिलियन के बाद क्या आएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद क्या आएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद क्या आएगा बिलियन, बिलियन के बाद आएगा 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद क्या आएगा 100 बिलियन, और 100 बिलियन के बाद क्या आ जाएगा ट्रिलियन। बस ट्रिलियन तक आप जानते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, कोई तकलीफ है नहीं। और मैं दोनों को सामने सामने क्यों लिखा हूँ कि देखो यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं, दोनों में सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस बोलने का तरीका, इंग्लिश में बोलना है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद क्या, ये 100 तक पहुँचते हैं, हम 10,000 के बाद बदल देते हैं नाम, हम 10,000 के बाद नाम बदलते हैं, ये 100,000 के बाद, 100 के बाद नाम बदलते हैं। तो देखो 1 लाख में कितने हजार, 100,000, 1 मिलियन में कितने लाख, 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, 100 मिलियन में 10 करोड़, 1 बिलियन में 1 अरब, 10 बिलियन में 10 अरब, 100 बिलियन में खरब, और 1 ट्रिलियन में 10 खरब। अब ये आपको दिमाग में रखना है, और कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो हालांकि समय तो हो गया है, लेकिन 5 मिनट और लगा रहा हूं कन्वर्ट करने के लिए। आप समझो क्या समझना है, कि ध्यान रख लेना कि यह है 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। तो ये बताओ किलोमीटर बड़ा मात्रक है ना, ध्यान से समझना इस बात को एकदम बेसिक तौर पे। बड़ा मात्रक, किलोमीटर बड़ा मात्रक, और मीटर क्या है छोटा मात्रक है, मीटर क्या है छोटा मात्रक। तो देखो, और इसको जो पहले लगा है ना, इसको सिंपल मैं बोलता हूं संख्यात्मक मान। अभी कुछ भी ऐसा शब्द यूज नहीं कर रहा हूं जो आपको तकलीफ दे, परिमाण शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, संख्यात्मक मान। तो देखो क्या हो रहा है, बड़ा मात्रक है, दोनों बराबर हैं, लेकिन बड़ा मात्रक है तो संख्यात्मक मान छोटा है, और छोटा मात्रक है तो संख्यात्मक मान क्या है बड़ा है। देख रहे हो कितना अंतर है, छोटा मात्रक बड़ा। देखो ना 100 रुपए की एक ही नोट, 100 रुपए का नोट क्या है बड़ा मात्रक है, और उसको 10 रुपए में कर दो 10 नोट मिल जाएगा। छोटा मात्रक हुआ तो 10 संख्या हो गई, और बड़ा मात्रक में केवल एक ही संख्या हुई, एक ही पत्ता मिल गया। तो वैसे ही छोटा मात्रक रहेगा तो संख्यात्मक मान बड़ा रहता है,
और बड़ा मात्रक रहता है तो जो संख्यात्मक मान रहता है छोटा, बस दिमाग में रख लो। अभी तो आप सबको पता ही है कि 100 बड़ा मात्रक है या मिलियन बड़ा मात्रक है, 10 मिलियन है तो मिलियन बड़ा है, इतना तो समझ ही रहे हो। अब अगर मान लो कोई आपसे बोल देता है कि बताओ भैया 1 मिलियन में कितने हजार होंगे, 1 मिलियन में कितने हजार होंगे, तो कैसे बताओगे? देखो 1 मिलियन बड़ा मात्रक है ना, मिलियन बड़ा मात्रक, हजार छोटा मात्रक, तो तुम क्वेश्चन मार्क को हटा के 1 लगा लो और ये दिमाग में करना, प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा नहीं कि ऐसे बना बना के देखना तो बन गए IAS अधिकारी और PCS अधिकारी। 1 लगाया और हमको पता है कि हजार छोटा है, मतलब 1 से तो बड़ा ही संख्या आएगा, तो कितना आएगा? मिलियन को गोला कर दिया दिमाग में और हजार तक पहुंच गया। 1 2 3 हजार यहाँ है, 10,000 पे मत रुक जाना, 100,000 पे मत रुक जाना, 1 2 3 यहां तक पहुंचाना, इसके हजार तक। ये 1 2 3 जीरो लगा देना, ये देखो 3 जीरो, मतलब 1 मिलियन में 100,000। कितना आसान है। अगर मान लो तुमसे कोई पूछ देता है कि 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं, हजार भी पूछ सकता है, पहले लाख देख लो। 1 बिलियन में कितने लाख, तो पहले दिमाग में रख लो कि बिलियन बड़ा है, बिलियन बड़ा मात्रक है और लाख क्या है? छोटा मात्रक है। देखो लाख क्या है? ये लाख है, छोटा मात्रक। तो बिलियन को गोला किया और इसके लिए 1 लगा दिया बिलियन के लिए और लाख तक आया पहुंच के। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लाख के सामने आ गया, 10 लाख नहीं 1 लाख, लाख के सामने आ गया। तो 1 2 3 4, इसको नहीं गिनेंगे, इसका तो 1 लगा दिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया? 1 बिलियन में 10,000 लाख। अब यही बोल देगा 1 बिलियन में कितने हजार, 1 बिलियन में कितने हजार। तो देखो बिलियन बड़ा है, अभी बड़े से छोटे की तरफ समझा रहा हूं। बिलियन बड़ा है, बिलियन के जगह पे गोला करो और 1 लगा लो, ये हो गया 1। और हजार तक पहुंचो, 1 यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, हजार के पास आ गए 6, 1 के आगे 6 जीरो लगा दो, 1 के आगे 6 जीरो लगाओ और पढ़ लेना। 1 के आगे 6 जीरो, 10 लाख हजार होता है। 1 बिलियन में 10 लाख हजार। केवल 1 बिलियन में लाख ही नहीं पता होना चाहिए, 1 बिलियन में कितना 100 होगा, 1 बिलियन में कितना हजार होगा, 1 बिलियन में कितना लाख होगा, 1 बिलियन में कितना मिलियन होगा, ये पता होना चाहिए। 1 बिलियन में कितना मिलियन, 1 बिलियन बराबर कितना मिलियन, सोचते ही नहीं है। बिलियन बड़ा है, बिलियन को गोला किया, 1 लगाया, मिलियन तक पहुंच जाओ। 1 2 3, 1 2 3, 1,000 मिलियन। 1 बिलियन में 1,000 मिलियन। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बदलना सीख गए होंगे। मैं बड़े से छोटे की तरफ बताया। अच्छा आपको अर्थव्यवस्था वाला बता दूं ना, 5 ट्रिलियन में कितने लाख, यही पूछेंगे ना कि भाई 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है तो कितने लाख की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो पता है ना बन जाएगी कितने की। ट्रिलियन देखो ये है, ट्रिलियन को गोला कर दो, 1 लगा दो उसके लिए, क्योंकि ट्रिलियन बड़ा है लाख छोटा है। लाख तक आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी लाख तो यहाँ है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के आगे 7 जीरो लगा दो और 7 जीरो लगा दोगे तो बन जाएगा 1 करोड़। अब देख लेना 7 ही जीरो मैंने लगाया है कि कम लगाया, 7 ही है। 1 करोड़ लाख, देख रहे हो। और 5 बोल रहा है तो यहाँ 5 लगा देना, 5 से गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगा 5 करोड़ लाख की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी 2024 तक। अगर अब तो हो ही नहीं पाएगी, कोरोना आ गया है, संभव ही नहीं है, लेकिन मोदी साहब जो बोल रहे थे वो ये बात बोल रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे। तो ट्रिलियन को लाख में कन्वर्ट करने आ गया हमको। अभी मैंने तुम लोगों को ये समझा दिया कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ा मात्रक है तो छोटा संख्यात्मक मान, छोटा है तो बड़ा। अब उल्टा जैसे मान लो अगर कोई तुमसे पूछ लिया, एक बता देता हूं, किसी ने अगर पूछ लिया कि 1 लाख में कितने बिलियन होता है भैया बता दो हमें, तो बता देंगे आराम से। पहले बात है कि लाख छोटा है, और जब लाख छोटा वाला 1 है तो बड़ा वाला तो 1 से भी छोटा आएगा ना। 1 रुपए में कितने पैसा, 1 पैसा में कितना रुपया, तब छोटा ही आएगा ना। जब 1 पैसा अपने आप में है तो रुपया में तो और 0 पॉइंट कुछ आएगा ना। तो वैसे ही अब क्या होगा, मात्रक ऑलरेडी छोटा है, इधर वाला जो पूछा जा रहा है वो मात्रक बड़ा है, तो 1/1 कर लेना पहले ही।
जब देख लेना कि इधर छोटा वाला मात्रक हमको दे दिया है मान और बड़ा वाला मात्रक बताना है, तो 1/1 बिना सोचे समझे पहले कर लेना। एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूं, आराम से समझ सकते हो। अब देखो क्या करोगे, लाख से बिलियन पर जाओ। ये लाख है और ये बिलियन है, इनके बीच का गैप देख लो। एक को किसी को 1 मानोगे, चाहे इसको 1 मान लिए तो यहां तक गिनोगे, इसको 1 मान लिए तो यहां तक गिनोगे, उल्टा सीधा कहीं से गिन लो। 1 2 3 4 देख रहे हो ना, चाहे इधर से भी गिनोगे तो इसको 1 मान लिया तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बिलियन में कितने लाख, तो 1/1 के आगे क्या करोगे 4 जीरो लगा दोगे और भाग देने आता ही है। और नहीं तो थोड़ा बहुत अगर गणित और आता होगा तो 10 की घात 4 ऊपर जाएगा, 10 की घात -4 बिलियन, मतलब 0.0001 बिलियन। छोटा आ गया देखो 1 से। तो उम्मीद करता हूं कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इतनी बेसिक तरीके से मैंने इन चीज़ों को बताया, समझ में आएगा। और इसका उपयोग अब आपको हर सब्जेक्ट में करना है, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, जहाँ पे मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसे शब्द आ जाएं वहाँ पे आपको ये चीज़ यूज करना है। अक्सर हर जगह इतिहास में भी करोगे, इतना मिलियन ईयर एगो, इतना वर्ष पहले, इतना वर्ष पश्चात, तो ऐसे शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। इसको ऐसे ही कॉपी में बना लेना जैसे मैंने बनाया है, और थोड़ा बहुत शायद बोर्ड पे कट रहा है कुछ ऐसी खरब वगैरह, यहाँ पे तो मैंने बोल ही दिया है, आप समझ जाएंगे 10 खरब था, ध्यान रखिएगा। इसको कन्वर्ट करना सीख लेना दिमाग में, जिससे कि जैसे ही कोई बोले 1 बिलियन तो तुरंत दिमाग में आ जाए कितने हज़ार होते हैं, कितने लाख होते हैं, कितने मिलियन होते हैं, अपने आप कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस। इसके लिए कोई बाबा रामदेव का कैप्सूल नहीं है, बाबा रामदेव का कोई एलोवेरा का जूस नहीं है कि खाओगे और लगाओगे तो काम चल जाएगा, और नहीं इसके लिए कोई चूरन है जिसको आपको दे दिया जाए तो आप काम चला लोगे अपना। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस करना, 2 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अगर कोई डाउट जाता है तो पूछ सकते हो। कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल बाद आएंगे, हर रोज़ ही मिलना है, पूछ लेना, प्रैक्टिस करना, इतनी बातों को दिमाग में रखना, और फिर अब कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो देखोगे बात बहुत क्लियर रहेगी। कई बार मैं देखता हूँ छोटे जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनको मैं देखता हूँ कि वो बार बार ETC लगाते हैं बाद में इत्यादि के लिए। हम लोग हिंदी में इत्यादि बोलते हैं ना, आदि या इत्यादि, इंग्लिश वाले ETC बोलते हैं। पूछ लो भैया ETC का फुल फॉर्म क्या है, पता ही नहीं है। एटसेट्रा बोलते हैं, सेक्ट्रा एक्स ला देते हैं, एक्स सही नहीं है वो, इसका नाम होता है एटसेट्रा, पता ही नहीं है, सोचते ही नहीं है ना, दिमाग को सोचने लायक बनाए नहीं है। एटसेट्रा, एटसेट्रा कहाँ होता है, एटसेट्रा क लगाते हैं वो सही नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन गलत है। एटसेट्रा गूगल पे ढूंढ लेना। एक आजकल एक चल रहा है बात ना कि बस अपने आप को खुद ढूंढना है और बाकी सब तो गूगल है, कुछ भी ढूंढना है गूगल मिल जाएगा। तो एटसेट्रा का फुल फॉर्म देख लेना। ऐसे ही एक शब्द तुम लोग 10वीं जब भी स्कूल टाइम में होगे तो सुबह सुबह प्रेयर कराया जाता था, तो प्रेयर में 2 शब्द बोले जाते थे, हिंदी में तो सावधान विश्राम, और इंग्लिश में बोले जाते थे क्या, स्टैंड एट ईज, और दूसरा बोला जाता था क्या, अटेंशन। तो स्टैंड एट ईज तेजी से बोल देते थे, उस देखना आप ही ट्राई मार के देखो। अब समय नहीं है तो आज क्वेश्चन कम पूछ रहा हूँ क्योंकि ख़त्म करके निकलना है मुझे। तो स्टैंड एट ईज का फुल फॉर्म पूछ लो कि भैया उसका स्पेलिंग बता दो तुम मुझे। और मुझे याद है मैं अब तक कई स्कूलों में भी कई जगहों पर भी पूछा, बच्चे नहीं बताए। स्टैंड एट ईज उसका स्पेलिंग देखना, स्टैंड एट ईज होता है ये आराम से खड़े होना। देखो विश्राम की अवस्था में कहीं खड़े होते हैं तो हाथ ऐसे करके खड़े होते हैं ना, पैर को बढ़ा के, मज़ा आता है, देर तक खड़े रह जाते हैं। और सावधान में ऐसे खड़ा रहना होता है, तकलीफ होती है, देर तक खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंड एट ईज, विश्राम, अटेंशन, सावधान। तो शब्दों पर जब दिमाग को अपने सोचने लायक आप बना लोगे ना, तो टीचर की आवश्यकता इतनी ही है, टीचर की आवश्यकता इतनी है कि आपको एकदम बेसिक लेवल से चीज़ों को समझाए और सोचने के लायक बनाए, और आप उसको खुले दिल से स्वीकार करके सोचने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। जब आप उसको संकीर्ण माइंड से, कई लोग सोचते हैं कि अरे यार इतनी छोटी बात मुझे नहीं आ रही थी यार, अरे अरे बड़ा, चलो ये तो ऑनलाइन क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन क्लास में पहले पूछता हूँ मैं, ये मेरी खराब आदत है, अच्छी आदत है
मुझे तो अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ख़राब लगती है कि यार ये क्वेश्चन बहुत बदतमीज़ टीचर है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन जब मैं पूछता हूँ और ये चीज़ें नहीं बता पाते हैं लोग और गलती से खड़ा हो गए, तो उनको लगता है कि मेरी पूरी बेइज्जती खराब हो गई, मेरी पूरा इज्जत खराब हो गया बच्चों के सामने। अरे इज्जत क्या खराब हुआ? नहीं आया तभी तो डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले देखेगा ना कि तुमको बीमारी हुई क्यों, कौन सी है। बुखार बुखार तो बोल रहे हो, लेकिन बुखार डेंगू वाला है, मलेरिया वाला है, कौन सा बुखार है? ब्लड टेस्ट करेगा ना, थोड़ा बीपी मीपी देखेगा कि क्या स्थिति है, उसके बाद ही दवाई देगा। तो कोचिंग में पढ़ने टीचर के पास जाओगे तो टीचर भी तो आपको चेक करना चाहिए। नहीं कर रहा है चेक, अगर आपसे पूछ नहीं रहा है कि किस लेवल तक का आपके पास नॉलेज है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो अपने लेवल पे पढ़ा देगा। क्या ज़रूरत था ये सब मुझे बताने का? मैं मान के चलता कि आप लोग 6ठी से लेकर ग्रेजुएशन कर ही लिए हैं, कुछ लोग कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक तो ये पढ़े ही होंगे, तो मुझे क्या ज़रूरत है बताने का? मैं एज्यूम कर लूँ कि आपको आता होगा, लेकिन इतने लंबे समय से काम करते करते मुझे पता है कि यही तो नहीं आता आपको। बाकी चीज़ तो आती है, ये चीज़ें नहीं आती हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं। तो मुझे आपको तकलीफ़ से दूर रखना है, तकलीफ़ आपकी ख़त्म करना है, ठीक है ना? आप लोगों का ट्रीटमेंट तकलीफ़ को आपको ख़त्म करना है कि आप तकलीफ़ में ना रहें। चलो आज की क्लास फिर यहीं ख़त्म करते हैं। आज थोड़ा लेक्चर सीरियस मोड पे चला है, कारण था कि मैंने टारगेट लिया था कि कम से कम ये सब चीज़ें आपको बता दूंगा। जाते जाते एक दो बातें और आपको जो बात हो गई थी उसको समझ लो। हिजरी सम्मत जो होता है ना, ये मुस्लिम लोग करते हैं, और ये जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ, मध्यकाल में पढ़ा गया है, मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान किए थे, तो उस समय लगभग 622 AD के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। एग्जैक्ट डेट शायद 16 जुलाई से मानते हैं वो लोग, 16 जुलाई 622 AD से। और नानक शाही वाला जो है ना, नानक शाही वाला सिख धर्म लोग अपनाए करते हैं, और ये शायद जहाँ तक मुझे लगता है, श्योर डेट तो नहीं पता है, लेकिन 1500 के आसपास का होगा कुछ, क्योंकि गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ है ये चीज़, तो उसके आसपास होगा। तो इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से सम्मत पढ़ेंगे आगे। जब एंशिएंट हिस्ट्री जो नहीं पढ़े हैं पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, बहुत से सम्मत है। बल्लभी सम्मत है, हर्ष सम्मत है, गुप्त सम्मत है, कलचुरी चेदी सम्मत है, ऐसे बहुत से सम्मत हैं। और सब में इवन दिन का भी अंतर होता है। जैसे देखोगे ना, सोमवार को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं सोमवार, इंग्लिश में बोलते हैं मंडे, और जो मुस्लिम धर्म का कैलेंडर चलता है उसमें वो लोग पीर बोलते हैं। सोमवार को बोलते हैं आज पीर का दिन है, तो पीर मतलब तो हम हिंदी में समझे हो कि दर्द का दिन है, तो पीर बोलते हैं वो लोग। देखोगे जुमेरात, बृहस्पतिवार को जुमेरात कहा जाता है उन लोगों में, और शुक्रवार को जुमा कहा जाता है। तो जुमेरात मतलब कुछ लोग सोचते हैं रात है, रात नहीं है भैया, दिन है वो। जुमा के पहले वाले दिन को जुमेरात बोलते हैं। ऐसे ही मंथ भी अलग अलग होते हैं। तो खैर हमको इसमें विशेषज्ञता नहीं लेनी है, आर्ट एंड कल्चर का वैसे भी एक पार्ट बनता है वो, बट सब्जेक्ट को समझने के लिए ये टर्म्स बहुत ज़रूरी थे, और इन टर्म्स को समझने के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में काम किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर चिंतन करेंगे, इसको समझेंगे, और अन्य सब्जेक्टों में भी, अन्य विषयों में भी इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। सबको जप नाम। थैंक यू।